हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा सेशन है ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रिवीजन सीरीज का ये पार्ट 23 है और हम लोग 45 डे सीरीज कर रहे हैं बीपीएससी प्रीलिम्स को लेके। और ये बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ही फायदेमंद नहीं है बल्कि आपका बिहार एसआई मेंस का के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। जो भी एग्जाम आपके एमसीक्यू जहां पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। बट अभी जो ये सेशन है आपके बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है, तो आप इस सेशन को जरूर देखेंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को और ये वीडियोज को पहले शेयर करेंगे। ये जो हमारा 45 डे सीरीज है, 45 डे सीरीज में हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, लगभग 2000 प्लस प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और उन प्रश्नों के माध्यम से हम बहुत सारे प्रश्नों को सीखेंगे। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जो भी हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे लगातार उनको पता होगा कि जो सवाल यहाँ पे हम लोग करते हैं वो उस तरह के सवालों को करते हैं कि एक सवाल से हम लोग 2-3 सवाल सीख पाएं। और जो हमारा तरीका है करवाने का आप वो देख पा रहे होंगे कि हम लोग डेली जब भी हम लोग करते हैं तो पिछले वाली चीजों को कहीं ना कहीं रिविजन कर ही लेते हैं किसी न किसी माध्यम से। तो ये हमारा मिक्स जीएस का सेशन है जिसमें हम लोग पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सारे प्रश्नों करंट अफेयर को करते हैं। और जो हमारा साइंस का है, जनरल साइंस का लेक्चर जो हम लोगों ने 6 लेक्चर अभी तक किया है उसमें हम लोग 15 लेक्चर करेंगे और जनरल साइंस को भी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कुछ आपके कोर्सेज हैं, अपकमिंग कोर्सेज आने वाले हैं आपके बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर आपको पता होना चाहिए कि हाल ही 4-5 दिन पहले आपको वीडियोस मिला होगा एसएससी मैथमेटिक्स के लिए। आपके पास पूरे एसएससी के लिए आपको मैथमेटिक्स करवाया जाएगा, चाहे वो मैथमेटिक्स आपका प्रीलिम्स लेवल हो या मेंस लेवल के लिए हो, चाहे वो आपका सीजीएल के लिए हो, सीएचएसएल के लिए हो, कुछ ही चीज के लिए हो। लेकिन हम लोगों ने उस कोर्स का नाम एसएससी रखा है, लेकिन वो कोर्सेज मैथ आपका हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वो एसएससी पूरा फुल मैथमेटिक्स कोर्सेज अरिथमेटिक एंड एडवांस आपके सामने आएगा 2-3 दिनों के अंदर। बहुत ही बेहतरीन आपके सामने फैकल्टी हैं जिनके द्वारा आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आएगा, एक्सपीरियंस टीचर हैं। उसके बाद साइंस का क्लासेज आपको जल्द ही आने वाला है, पूरा साइंस का थ्योरी होगा। लगभग आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 10-10 प्लस वीडियो सब में मिलेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आएगा। तो ये साइंस का आने वाला है। और बिहार एसआई मेंस का आपको हिंदी के लिए जल्द ही कोर्स लॉन्च होने वाला है। पेड कोर्स होगा ये हिंदी का, पूरा बिहार एसआई के लिए आपको हिंदी पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद बिहार एसआई के लिए जीएस का भी कोर्सेज लॉन्च होगा। और बिहार एसआई के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगा जल्द ही। जैसे ही आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा देन हम लोग एग्जाम से बहुत पहले नहीं, एग्जाम से कम हम लोग 1 से 2 महीने पहले हम लोग एसआई मेंस के लिए टेस्ट सीरीज जरूर लॉन्च करेंगे। और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज रहेगा, आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, प्रीवियस एग्जाम को देखते हुए बनाया जाएगा। ओके, तो ये आपके सामने कुछ अपकमिंग कोर्सेज हैं जो आपके बीपीएससी प्लेटफॉर्म पे आएंगे। अब बीपीएससी प्लेटफॉर्म आपको पता होना चाहिए कि हम लोग बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर अभी बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं हर एक एग्जाम के लिए। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हम लोग फोकस करने वाले, वो एसएससी हो, सीडीएस हो, ओके, चाहे यूपीएससी हो, सारे एग्जाम के लिए हम लोग इस पे फोकस करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहेंगे बीपीएससी प्लेटफॉर्म से तो बहुत कुछ मिलने वाला आपको पता होना चाहिए। अभी बीपीएससी प्लेटफॉर्म पे ही आप देखते होंगे कि बहुत सारे आपको कंटेंट बाइलिंगुअल मिलते हैं, इंग्लिश पे ज्यादा फोकस हमारा होता है। तो आपको देखना चाहिए कि जितनी भी चीजें आपको मिल रही है यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन मिल रहा है और कहीं ना कहीं सबसे अलग मिल रहा है। तो ये स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सेक्शन जो सीरीज नंबर 23 है उसको देखेंगे हम लोग। आज करेंगे 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को और बेहतरीन तरीके से सारे प्रश्न बहुत अपने आप में बेहतरीन है। आपके सामने सवाल है द खूनकट्टी टेन्यूर। ध्यान रखिएगा, खंडकट्टी या खूनकट्टी टेन्यूर था एक तरह का जो किस रीजन में प्रिवलेंट था, किस रीजन में इसका प्रचलन था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के समय में। तो ब्रिटिश जब शासन कर रही थी उस समय एक तरह का खंडकट्टी नाम का एक प्रचलन था। ठीक है, टेन्यूर लिखा गया अलग बात है, यहाँ पे कार्यकाल लिख दिया हिंदी में, अलग चीज है। देखिए मीन्स ये था कि देखिए छोटा नागपुर का जो रीजन था वहां पे जो मुंडा रहते थे तो उस समय क्या था कि जो एक क्लैन के, एक कुल के जो मुंडा लोग थे उनको जमीन का ओनरशिप दिया जाता था। एक खूनकट्टी एक तरह का संस्था था, एक तरह का इंस्टीट्यूशन था जो लोगों को मतलब एक तरह के मतलब एक कुल के लोगों को जमीन प्रोवाइड करवाता था, उनको ओनरशिप प्रदान करता था। बाद में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो आएगा तो फिर बाद में ये चीज उन कहीं ना कहीं जो ये खूनकट्टी है एक तरह से टेनेंट बन के रह जाएंगे, ना कि एक मालिक बन के। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके सामने छोटा नागपुर से ये प्रचलित है
मुंडारी खुनकट्टी एक तरह के छोटा नागपुर के मुंडा का एक आप कह सकते हैं कि कम्युनिटी है, और एक तरह का ये प्रथा था, एक तरह का ये इंस्टीट्यूशन था जो ऑनरशिप ऑफ लैंड एमंग द फैमिली बिलोंग टू सेम, मतलब किली, किली मींस करने का एक कुल के, ठीक है, एक कुल बोलते हैं एक परिवार के, एक परिवार के लोग हैं तो उनको जमीन प्रोवाइड किया जाएगा, उनको ऑनरशिप ऑफ लैंड उनको मालिकाना हक दिया जाएगा। दे ध्यान रखिए, दे मेड द लैंड कल्टीवेबल बाय द क्लियरिंग द फॉरेस्ट, मींस कह रहा है कि वो जो मतलब जंगलों को काट छाट के जंगलों को मतलब जो भूमि था उसको भूमि खेती योग्य बनाते थे और बाद में लोगों को मतलब अपने ही लोगों में बांटते थे। लेकिन छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में आएगा और इस चीज को खत्म कर देगा। जो मुंडारी खूनखट्टीदार रहेंगे वो केवल एक टेनेंट बन जाएंगे और अब वो मालिक नहीं रहेंगे। तो छोटा नागपुर से संबंधित इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 2 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस। देखिए इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस की बात करेगा तो इस सवाल का उत्तर लॉर्ड मिंटो हो जाएगा, लेकिन इंडियन सिविल सर्विस की बात करेगा तो वो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। तो इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस की शुरुआत, भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत जो हुई थी वो लॉर्ड मिंटो के वायसराय के दौरान हुई थी। हालांकि इसका ट्रेनिंग नहीं हो पाया था, मीन्स कहने का मतलब जिनके स्टाफ की नियुक्ति हुई उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पाई गए थे क्योंकि कहीं ना कहीं लैक ऑफ फंड्स नहीं था और इनका जो एक कहने का मतलब कि एम रह गया, बेसिकली एजुकेशन के प्राइमरी एम रह गया, तो ट्रेनिंग नहीं हो पाया था। लेकिन आपको ध्यान रखिए ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर 1906 में स्थापित हुई और इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस की शुरुआत हुई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड मिंटो। ओके, ध्यान रखेंगे। Which law prescribed that all proceedings in the Supreme Court shall be in English language? कह रहा कौन सा कानून है या कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जितनी भी काम होंगी, जितनी भी कार्यवाही होंगी वो अंग्रेजी भाषा में होगी। तो ये आर्टिकल 348 कहेगा। कौन सा करेगा? आर्टिकल 3448 ये चीज बोलता है कि ऑल प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेजेस। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए आर्टिकल 129 कहता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, भाई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है? तो अभिलेखीय न्यायालय। कहता सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अभिलेखीय न्यायालय। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है अगर कोई भी डिसीजन देता है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी केसेस के ऊपर डिसीजन देता है, देन वो एक एविडेंस के रूप में हो जाएगा, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में हो गया। अगर सेम तरह के केसेस आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट पुराने वाला केस के आधार पे डायरेक्टली फैसला सुना सकता है। तो ये आर्टिकल 129 कहता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, अब कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है एक अभिलेखीय न्यायालय है, आर्टिकल 129 कहता है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि कौन सा आर्टिकल कहता है कि हाईकोर्ट जो है एक अभिलेखीय न्यायालय है। ओके, आर्टिकल 348 इस सवाल का उत्तर होगा। आर्टिकल 249 है कि कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस जो होते हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट को पावर देता है आर्टिकल 249 कि वो स्टेट मतलब राज्य के जो सूची है, राज्य सूची के ऊपर वो कानून बना सकता है। ओके, तो आर्टिकल 249 ऐसा कहता है। तो इस सवाल का उत्तर 348 हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे हम लोग सवाल नंबर आपके सामने है सवाल नंबर 4। इसका तो आंसर ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए, which provision of Constitution of India provide that president shall not be answerable to any court in India for the exercise of power of his office? करेक्ट। देखिए जो आपका प्रेसिडेंट है वो कोई भी तरह का अपने पावर को एक्सरसाइज करता है, अपने पावर को ड्यूटी को निभाता है, तो उनके किए गए कार्यों को कोई भी कोर्ट पे आप आंसरेबल नहीं कर सकते, कोई भी कोर्ट के प्रति जवाबदेही नहीं कर सकता है, कोई उसके ऊपर आवाज नहीं उठा सकता है, इस तरह के चैलेंज नहीं कर सकता है। ये कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 361 कहता है। कौन सा कहता है? आर्टिकल 361 इस बात को कहता है। आर्टिकल 53 तो सबको पता है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सरसाइज किया जाएगा और उनके सबऑर्डिनेट के द्वारा एक्सरसाइज किया जाएगा। ये आर्टिकल 53 कहता है। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइज के लिए होगा, प्रेसिडेंट के लिए। आर्टिकल 74 ये चीज को कहता है। इस सवाल का उत्तर 361 होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 5 की ओर चलेंगे। कह रहा है कि आर्टिकल 371 का ए जो है वो किस राज्य को एक विशेषाधिकार प्रदान करता है? ठीक है, स्पेशल प्रिविलेज कौन से स्टेट को देता है? ये आर्टिकल 371 का ए। देखिए आर्टिकल 371 का ए, 371 की अगर हम बात करेंगे तो वो तो गुजरात और महाराष्ट्र की बात करेगा, लेकिन 371 की ए की बात करें तो वो नागालैंड की बात करेगा। और ये नागालैंड वाला बहुत बार पूछा है, तो आपको याद रखना है कि 371 का ए जो है वो स्पेशल प्रोविजंस करता है नागालैंड के लिए, बी जो है वो असम के लिए,
सी जो है वो मणिपुर के लिए, डी जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए, ई है फिर वो कहता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश, एफ है फॉर द सिक्किम, जी फॉर मिजोरम एंड एच आपका अरुणाचल प्रदेश के लिए, आई आपका गोवा और जे आपका कर्नाटक स्टेट। ये सारे स्पेशल प्रोविजन से इस बात को ध्यान रखिएगा। 371 महाराष्ट्र एंड गुजरात, ए पहले होगा नागालैंड, फिर होगा असम, फिर होगा आपका मणिपुर। ओके, नागालैंड, असम एंड मणिपुर, ये तीनों याद होगा, ए बी सी। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर डी में बात करेंगे तो आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना चला जाएगा, और फिर ई की बात करेंगे तो फिर आंध्र प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कहेगा। फिर उसके बाद हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट फिर से हमारा आएगा, एफ से स्टार्ट होगा, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सिक्किम, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ए बी सी, बीच में डी ई गायब रहेगा। ओके, बीच में डी ई गायब रहेगा, फिर और फिर उसके बाद एफ जी एच। ओके, ये आपको सामने याद हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। फिर लास्ट में गोवा एंड कर्नाटक। तो कहीं से भी पूछेगा इजीली रूप से उत्तर दे पाइएगा। नाम फिर एस एम ए, नाम एस एम ए, बीच में आपको 2 छोड़ना है, फॉर द आंध्र प्रदेश तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। समझ रहे बात को। चलिए हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 6 की। तो सवाल नंबर 6 कहता है कि कुछ ऐसे इंप्लीमेंटेशन है, कुछ ऐसे एक्ट हैं जिनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको व्यवस्थित करना है। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल है। तो द इंडियन फैक्ट्री एक्ट फर्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और कॉर्नवालिस कोड। तो आपके सामने ही सवाल का उत्तर अगर हम बात करेंगे तो 4213 होगा, 4213 होगा। पहले कॉर्नवालिस कोड आएगा, देन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आएगा 1878 वाला, फिर मार्ले मिंटो रिफॉर्म आएगा आपका 1909 वाला, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फिर इन द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट आएगा, फिर लास्ट में सबसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म आएगा। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए आपके सामने है कॉर्नवालिस कोड 1793 में। तो पता है इसका टाइम पीरियड ही आपको याद रहेगा। कॉर्नवालिस कोड स्थायी बंदोबस्त आपको याद रहेगा। कॉर्नवालिस कोड की बात करेंगे तो सिविल सर्विस शुरुआत आपको यहाँ पे याद रहेगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सबको याद है 1878 वाला। ओके, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आपको पता होना चाहिए 1881 में रिपन के समय में आया था। ओके, ये भी आपको याद होना चाहिए। और इसी समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म भी किया गया था 1881 में ही। मार्ले मिंटो सबको याद है। तो ये सामने आपके है। चलेंगे हम लोग सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 कर रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग मुगल इंपेयर वाज अ फॉलोवर ऑफ नक्शबंदिया लीडर ख्वाजा उबैदुल्ला अरहार। ख्वाजा उबैदुल्ला अरहार जो नक्शबंदिया मतलब कहने का मतलब सूफी संत थे, तो उनके अनुयायी कौन थे, कौन से राजा हैं, मतलब मुगल शासक हैं जो अनुयायी थे। तो ध्यान रखिएगा, इस सवाल का उत्तर होगा बाबर। नक्शबंदिया ख्वाजा उबैदुल्ला अरहार के अनुयायी थे बाबर। कौन है? बाबर। ओके, इस बात को ध्यान रखिए। नक्शबंदी सूफी ऑर्डर रखे थे, ये जो थे आपके अब्दुल्ला अवलिया, और इसके जो अनुयायी है वो है बाबर। सर बात को आगे चलेंगे सवाल नंबर 8 की ओर। सवाल नंबर 8 क्या कहता है? हु वेयर द नैनार्स। अलवार और नैनार आपको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। नैनार और अलवार आपको पता होना चाहिए। तो देखिए नैनार की बात करेंगे तो शिवा का जो शिव के जो भक्त थे वो थे नैनार, और विष्णु के भक्त थे वो थे अलवार। कौन थे? अलवार। अलवार थे जो विष्णु के भक्त हैं, ये साउथ इंडिया के ध्यान रखिएगा कम्युनिटी थे, और नैनार वर द शिवा, डिवोटी ऑफ शिवा। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलेंगे हम लोग सवाल यहाँ पे आपके सामने है। नैनार वर ग्रुप ऑफ 63 साधुओं का एक समूह था जो 6वीं से 8वीं सेंचुरी में गॉड शिवा के प्रति वो डिवोटेड थे, तमिलनाडु के एरिया में। ओके, और अलवार थे वो भी ध्यान रखिएगा, वो थे किसके लिए? तो वो आपके फॉर द विष्णु। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे सवाल नंबर 9 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 9 कहता है द कंसेप्ट ऑफ 4 पिलर स्टेट फ्री फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेसी फॉर इंडिया वाज। देखिए 4 पिलर, 4 स्तंभ राज्य की अवधारणा बोला। ये 4 स्तंभ होना चाहिए, 4 पिलर होना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसमें नहीं आना चाहिए। ये जो कंसेप्ट है ये बेसिकली कंसेप्ट दिया गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा। राम मनोहर लोहिया का कहना था, जिस बात को ध्यान रखिएगा, कि जो
डिसेंट्रलाइजेशन अगर होगा हमारे इकोनॉमिक और हमारे पॉलिटिकल पावर का, अगर हमारी राजनीतिक शक्तियां और जो हमारी आर्थिक शक्तियां अगर उनका विकेंद्रीकरण होता है तभी चीजें सही हो पाएगा। और उन्होंने 4 पिलर बोला कि देखिए ऐसा है कि विलेज, डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद प्रांत और उसके बाद सेंटर, मतलब सबसे ऊपर में क्या होगा, सेंटर होगा, उसके नीचे कौन होगा, प्रांत होगा, उसके अंदर नीचे डिस्ट्रिक्ट होगा और उसके अंदर विलेज होगा। और इस बात को ध्यान रखिएगा, ये 4 पिलर के बारे में बात कहा और उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेसी को बाहर रखा था। ठीक है, बात को जिला मजिस्ट्रेट से बाहर रखा था, इस बात को आपको याद रखना है। आपने ध्यान दिया कि सेंटर, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट एंड द विलेज और 4 पिलर स्टेट कंसेप्ट गिवन बाय द राम मनोहर लोहिया, इस बात को ध्यान रखिएगा। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि 16वीं शताब्दी का एक संस्कृत टेक्स्ट है ब्रज भक्ति विलासा, जो ब्रज रीजन जो नॉर्थ इंडिया का था उस पर फोकस करता है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो नारायण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। नारायण भट्ट गोस्वामी एक ब्राह्मण थे जो साउथ इंडिया में उन्होंने जन्म हुआ था, फिर वो ब्रज आएंगे, फिर वहां पे कृष्ण दास ब्रह्मचारी से इनिशिएशन लेंगे और फिर उसके बाद संस्कृत टेक्स्ट ब्रज भक्ति विलासा को लिखते हैं और जो ब्रज रीजन नॉर्थ इंडिया उन पे फोकस करता है। तो नारायण भट्ट इज द राइट आंसर। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि विच ऑन द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कंसीडर्ड इन डिटरमाइनिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए न्यूटन समर्थन मूल्य जो आपको पता है CSCP के द्वारा निर्धारित किया जाता है बेसिकली। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ओके, अभी हाल में बहुत चर्चा में भी रहा है, तो उसके अंदर कौन कौन सा मतलब कहने के एलिमेंट्स होते हैं शामिल कि जो मिनिमम समर्थन मूल्य होता है कि इस अनाज के लिए इतना होना चाहिए, तो कैसे होता है, किस तरह से डिटरमाइन किया था, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। देखिए बेसिकली उसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी होता है, प्राइस ट्रेंड, क्या इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में क्या प्राइस ट्रेंड है उस सामान का, ओके, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, अंतर फसल मूल्य क्षमता भी आपकी देखी जाती है, उत्पादन की लागत भी देखी जाती है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, रहने की लागत सूचकांक जो है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो नहीं देखी जाती। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके सामने है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कभी भी CSCP को कंसीडर करना है तो वो देखिए कितना खर्चा हुआ उस सामान को उपजाने में, ठीक है, उस अनाज को उपजाने में, इनपुट प्राइस है, इनपुट आउटपुट क्या डिफरेंस है, ट्रेंड मार्केट में क्या है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ये देख सकते हैं। इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ना कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अलग चीज है कि लोगों का जो सूचकांक है रहने का वो मतलब क्या है, क्या लोग किस तरह से, लेकिन यहाँ पे है कि अगर हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इतना रखेंगे तो लोगों के रहने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज होता है इसमें, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो ये सारे कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं, कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपको लिया जाता है। ओके, सवाल नंबर 12 कह रहा है कि स्लोप ऑफ अ नॉर्मल डिमांड। देखिए जो नॉर्मल डिमांड कर्व होते हैं उनके जो स्लोप्स होते हैं वो निगेटिव में होते हैं। क्या होते हैं वो? निगेटिव में होते हैं। जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो चीजों को उसमें आप एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे तो आपको वहां पे चीजें दिखाई पड़ेगा। मैंने आपको कल उस दिन बताया था कि मूविंग एलोंग डिमांड कर्व क्या होगा। जब भी कोई प्राइस में चेंज होगा तो आप मूविंग एलोंग डिमांड कर्व, जब भी प्राइस को छोड़कर कोई और चीजों में चेंज होगा और वस्तु की डिमांड में परिवर्तन होगा देन शिफ्ट इन द डिमांड कर्व होगा। और इसी तरह से स्लोप जो होता है डिमांड कर्व का नॉर्मल का वो उसका वैल्यू नेगेटिव में होता है, उसका वैल्यू नेगेटिव में होता है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 13 की ओर चलेंगे। गिनी कोफिशिएंट और गिनी रेशियो इसमें से किससे संबंधित है? रेट ऑफ इन्फ्लेशन से, पॉवर्टी इंडेक्स से मींस की गरीबी सूचकांक से, इनकम इनइक्वालिटी से, ओके, पर्सनल इनकम से। देखिए अगर गिनी कोफिशिएंट की बात करेंगे तो वो इनकम जो आय असमानता होती है उससे संबंधित है। ओके, उसको इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। एक नेशन के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनमें दिखाता है क्या कौन कितना लोग ज्यादा पैसा कमा, मतलब इनकम किसी का ज्यादा आया है किसी का कम आया, तो उनकी इनइक्वालिटी को दिखाता है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कोरैडो गिनी के द्वारा ये सोशलिस्ट थे उनके द्वारा ये डेवलप किया गया था, इटालियन के था। तो इस बात में कि इनकम इनइक्वालिटी से संबंधित है गिनी कोएफिशिएंट। ओके, कोएफिशिएंट, इस बात को गिनी रेशियो जिसको बोल सकते हैं आप। सवाल नंबर 14 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 14 कहता है कि नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद होता है। देखिए नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अगर हम बात करेंगे, नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि नेशनल प्रोडक्ट क्या है मार्केट प्राइस पे, उसके बाद उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाएंगे और सब्सिडीज को जोड़ेंगे तो जो आपका निकलेगा वो निकलेगा नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
एनएनपी, जीएनपी, ये सारे चीजें मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियोस में लाऊंगा इकोनॉमिक्स का। लगभग 2 घंटे का वीडियो होगा और इकोनॉमिक्स के हर एक महत्वपूर्ण टर्म को कवर कर लेंगे 2 घंटे में। बेसिकली बहुत सारे चीज कवर हो जाएंगे फॉर द इकोनॉमिक्स, आपके जो आपको जानना चाहिए इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले, उन चीजों को हम लोग कवर करेंगे। देखिए जीडीपी से में डिप्रिसिएशन को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, ध्यान रखिएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, नेट। जब भी कोई ग्रॉस में से कोई भी रिकवरी को हटाते हैं, कोई भी डिप्रिसिएशन को हटाते हैं, तो नेट हमेशा निकलता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। आपके सामने है कि नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज अ मेजर ऑफ सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम रेसिडेंस बाई एंड बाय द रेसिडेंस ऑफ कंट्री। मतलब भाई जितने भी आपके कंट्री के निवासी हैं, वो जितना भी पैसा कमाए हैं उनको जोड़ा जाता है, और चाहे तो वो आपके भारत के लोग बाहर में रह कमा रहे हैं या तो भारत के अंदर, सबको मिला के जोड़ा जाता है नेशनल इनकम। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके नीचे फॉर्मूला है, उस बात को देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला महत्वपूर्ण है, ठीक है। फॉर्मूला महत्वपूर्ण है कि इनडायरेक्ट टैक्स को घटा के सब्सिडीज को जोड़ लीजिएगा। सवाल नंबर 15 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 15 कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द रियल रिवोल्यूशनरीज आर्मी इन द विलेज एंड फैक्ट्री। मतलब जो असली क्रांतिकारी सेनाएं हैं वो गांव और कारखानों में है। ये कथन किसका है, ये कथन भगत सिंह का, इस बात को ध्यान रखिएगा। भगत सिंह ने ऐसा बोला था, इस बात को ध्यान रखिएगा। उन्होंने बोला कि एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति का मतलब है कि बहुत बड़े मास मूवमेंट, मतलब बहुत सारे संख्या पर उनका ऑर्गेनाइजेशन का विकास किया जाए। ओके, इस बात को जो भी सेक्शन जिनको बहुत ज्यादा सप्रेस्ड किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनको जोड़ा जाए। ओके, और इसी तरह से इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि जो असली क्रांतिकारी हैं वो गांवों में हैं और कारखानों में बसते हैं। भगत सिंह का एक कथन, ठीक है। सवाल नंबर 16 को चलेंगे। हु कंडक्टेड रेड अंडर द बैनर ऑफ इंडियन रिपब्लिकन आर्मी एंड एस्टैब्लिश्ड प्रोविजनल रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, ठीक है। भारतीय रिपब्लिक सेना के सदस्य थे, उसके बैनर तले उसने छापा मारा और अंतिम क्रांतिकारी सरकार की स्थापना की। देखिए सूरजसेन चितगांव आर्मरी रेड केस आपको पता होगा, 1930 वाला। 1930 में चितगांव जो आर्मरी रेड केस जो हुआ था, शस्त्रागार जो लूट कांड हुआ था, सूरजसेन संबंधित है, और सूरजसेन ने ही अंतिम क्रांतिकारी सरकार की स्थापना की थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, सूरजसेन डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज एन आर्म रिबेलियन टू ऑक्युपाई 2 आर्मरी चितगांव टू सीज एंड सप्लाई आर्म टू द रिवोल्यूशनरी। मींस कहने का मतलब है कि इन्होंने चितगांव का जो वहां पे शस्त्रागार था उसको लूटने की योजना बनाई, लूटेंगे और उसको फिर बाद, मतलब कहने का जो भी क्रांतिकारी उनको मिलना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके रिवोल्यूशन में काम देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सूरजसेन इज द राइट आंसर। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक सब्जेक्ट था, एक पार्ट है, वो हमारे संविधान में कहां मिलता है। हमारे संविधान में जो आप डीपीएसपी देख रहे हैं, ठीक है, हमारे संविधान में डीपीएसपी आपको पता है कि आयरलैंड से लिया गया, अलग चीज है, लेकिन डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है, डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी के अंदर जो शामिल हुआ, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, जो निर्देश जो है, ये आपका 1950 में डीपीएसपी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया और ये 1935 में था। 1935 के भारत शासन अधिनियम में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करता है। भारत शासन 1935 इसलिए आपका मतलब महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय आपका अगर हम बात करेंगे तो केंद्र में, सेंटर में आपका डायरकी लगा, ओके, और प्रोविंस को ऑटोनॉमी मिला, ठीक है, प्रोविंस को ऑटोनॉमी मिला। आरबीआई का स्थापना, फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में। तो 1935 वाला बहुत महत्वपूर्ण, 1937 में आपका चुनाव हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ, जिसमें से 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकारें बनाई, बाकी 3 जो आपके हैं बंगाल, पंजाब, सिंध, वहां पे सरकार नहीं बना पाई थी। तो 1935 वाला जो एक्ट है बहुत महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा एक्ट था, इस बात को भी आपको याद रखना है। सवाल नंबर 18 की ओर चलेंगे। 18 नंबर सवाल क्या कहता है कि कौन सा एक्ट है जो 13% लोगों को वोट देने के लिए एलिजिबल बनाया। तो 13% लोगों को वोट देने के लिए जो एलिजिबल बनाया है वो एक्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या लाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। 1919 क्या लाया, 1919 आपका लाएगा प्रोविंस, मींस प्रांतों में डायरकी की बात करेगा, या सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करेगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात करेगा, किसके लिए, फॉर द एंग्लो इंडियन, फॉर द सिख एंड फॉर द अदर कम्युनिटीज।
1919 का मार्ले मिंटो सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात करेगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात करेगा फॉर द मुस्लिम, सबसे महत्वपूर्ण है फॉर द मुस्लिम। ओके, तो मार्ले मिंटो 1909 1935 वाला ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हम चलेंगे सवाल नंबर 19 की ओर। द ब्रिटिश इंपायर इज रोटेन टू द कोर, करप्ट इन एवरी डायरेक्शन एंड टायरेनिकल एंड मीन। ये जो सेंटेंस है, ये जो कथन है, बोला कि जो ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर दिशा में भ्रष्ट और अत्याचारी हो चुकी है, मतलबी हो चुकी है, ये कथन किसकी? ये कथन आप अगर बात करें सिस्टर निवेदिता का, सिस्टर निवेदिता जो है उनका नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। सिस्टर निवेदिता इन फेमस हो गई, पॉपुलर हो गई, बट उनका मेन नाम था मार्गरेट एलिजाबेथा नोबेल। वो स्कॉट आयरलैंड की थी, स्कॉटिश बोल सकते हैं, स्कॉटिश आयरिश सोशल वर्कर थी, टीचर भी थी, ऑथर भी थी। स्वामी विवेकानंद की डिसिप्लिन रह चुकी है और उनको बोला था रियल लाइनेस बाय द विवेकानंद। ठीक है, मतलब उनको सच्ची शेरनी बोला था विवेकानंद के द्वारा। इन्हें लोक माता बोला गया, मदर ऑफ पीपल बोला गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, अग्निशिखा बोला गया अरविंद घोष के द्वारा। इंग्लैंड में इन्हें चैंपियन फॉर इंडिया बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे इन्होंने जो लेटर लिखा 1950 के बीच में, इस बात ध्यान रखिएगा, इसने अपनी जो नफरत है ब्रिटिश रूल के प्रति उस चीज को दिखाया। और इसने ये भी चीज लिखा कि ब्रिटिश इंपायर सड़ चुकी है और बहुत अत्याचारी हो चुकी है और भ्रष्टाचार भी हो चुकी है और बहुत मतलबी हो चुकी है। तो ये महत्वपूर्ण सिस्टर निवेदिता। ओके, आगे चलेंगे सवाल नंबर 21 की ओर। कि फोर्ट विलियम कॉलेज किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया, किस गवर्नर जनरल के समय स्टैब्लिश किया गया? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो ये किया गया लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 आपको लॉर्ड वेलेस्ली से लड़ते लड़ते टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो लॉर्ड वेलेस्ली वहां पे आपको महत्वपूर्ण है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई इन 1800। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, सवाल नंबर 21 को चलेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेवलर नेवर रिटर्न टू यूरोप एंड सेटल्ड ऑन इंडिया? देखिए, वो इंडिया में आया यात्री के बन के और भारत में ही रह गया, वो यूरोप लौटा ही नहीं। वो है मनुक्की। कौन है वो? मनुष्य। क्या नाम उसका? मनुची। के मनुची जो है वो इंडिया में आया और इंडिया में ही रह गए, यूरोप वापस नहीं लौटे। इस बात को ध्यान रखिएगा। वर्नियर ट्रेवेनियर डुआर्टो बारबोसा, ये पुर्तगाल का था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मनुसी इज द राइट आंसर। निकोलो मनुसी वाज एन इटालियन राइटर एंड ट्रेवलर। इस बात है कि इसने मुगल एरा के बारे में लिखा, इसने दारा सिको, औरंगजेब, शाहजहां, इस सब के बारे में अपने बुक में लिखा एंड इंटायर लाइफ अपना वो इंडिया में ही व्यतीत किया। इस बात को ध्यान रखिएगा, ज्यादा पसंद आ गया इसको भारत। विच पॉलिटिशियन इन ब्रिटिश इंडिया, कौन सा राजनेता है ब्रिटिश इंडिया के समय उसने पाकिस्तान बनने पर, मतलब पाकिस्तान की मांग पे उसने अपोज किया और बोला कि अगर पाकिस्तान बनता है तो इसका मतलब यही होता है कि एक मुस्लिम राज, मतलब एक कहने का मतलब कि एक मुस्लिम राज यहाँ और एक हिंदू राज अलग जगह, मतलब 2 देश बढ़ जाएंगे। इस तरह से उनकी एक ओपिनियन थी। ये कौन पॉलिटिशियन का बात है? तो ये ध्यान रखिएगा कि सिकंदर हयात खान का ये कहना था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, पंजाब के थे सर सिकंदर हयात खान और उन्होंने इस बात को ध्यान, पंजाब का जो लेजिस्लेटिव असेंबली था, ओके, वहां पे इन्होंने इस बात को बोला कि हम लोग वी डू नॉट आस्क फॉर फ्रीडम दैट देयर मे बी मुस्लिम राज है। मतलब कह रहा है कि देखिए ऐसा बात है कि अगर हम लोग एक पाकिस्तान की मांग करते हैं तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि मुस्लिम राज यहाँ और हिंदू राज वहाँ। इसका मतलब है ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सिकंदर हयात खान का ये कथन था। दामिन एक तरह की जो था, मतलब कहने का मतलब क्रिएट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, एक तरह की आप बोल सकते हैं कि पार्ट ऑफ लैंड, भूमि का टुकड़ा, या बोल सकते हैं कि एरिया को दामन को बोला गया। किस कम्युनिटी के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था सेटल होने के लिए? तो ये संथालों के लिए बनाया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। दामन को, ठीक है, दामन को जो है वो संथालों के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। ओके, राजमहल के जो पहाड़ियां हैं वहां पे ये सारी चीजें बनाई गई थी संथाल ट्राइब के रहने के लिए, दामन को। इस बात को आपको याद रखना है। चलेंगे हम लोग आगे सवाल नंबर 24 की ओर। इसमें से कौन सा वाइसफेयर रिजर्व नहीं है? जय मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 है। आप देख सकते हैं, आपके सामने है, वीडियो को पॉज करेगा। और 18 आपके सामने वाइसफेयर रिजर्व है, उसको एक बार जरूर देखिए।
कोल डिजर्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, मानस, देब्रू साइकोवा, नो क्रेक, सुंदरबन, देहांग देवांग, पन्ना, पंचमढ़ी, अचना कमार, सिमलीपाल उड़ीसा, सिस्टलम हिल तमिलनाडु, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, अगस्थमलाई, नीलगिरी सारे केरला में है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन इसमें जो ग्रेट हिमालय जो है, एक ग्रेट निकोबार, ग्रेट हिमालय जो एक नेशनल पार्क है जो कि हिमाचल प्रदेश में, लेकिन अगस्थामलाई सही है, नोकरेक भी सही है और ग्रेट निकोबार भी सही। इस बात को आपको याद रखना है। ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व, बट ग्रेट हिमालय इज अ नेशनल पार्क नॉट बायोस्फीयर रिजर्व। सवाल नंबर 24 की ओर चलते हैं, 25 की ओर चलते हैं। सू नहर किस किस को जोड़ती है? देखिए विश्व के 5 बड़े महान झील। ओके, नॉर्थ अमेरिका मैंने पढ़ाया आपको। ओके, इस बात ध्यान रखिए, नॉर्थ अमेरिका मैंने आपको सुपेरियर, मिशिगन, ह्यूरोन और एरी, ओंटारियो, ये सारे झील के बारे में मैंने पढ़ाया था बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो जो सू नहर है वो सुपेरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है। सू, आप ऐसे याद रखिए, सू, तो आप क्या रखेगा, सुपेरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है सू नहर। इस बात को आपको याद रखिएगा, सू नहर जो है आपको सुपेरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देखिए, आपके सामने है सुपेरियर झील है, मिशिगन झील है, ओके, आपके सामने ओंटारियो है। सबसे लास्ट में आपको कौन होगा, यहाँ पे देखिए, ये आपका एरी है, ये ओंटारियो है, ये ह्यूरोन है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा सुपेरियर झील और ह्यूरोन झील के बीच में यहाँ पे दिखेगा, ये आपका है सू नहर। ओके, अलास्का महत्वपूर्ण क्यों है कि यहाँ पे देनाली पर्वत है। मैकेनली पर्वत या देनाली पर्वत एक ही है, 194 मीटर इसका हाइट है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, रॉकी पर्वतमाला का भाग है। अपलेसन माउंटेन आपको यहाँ पे मिलेगा, अपलेसन माउंटेन यहाँ पे प्रेरी घास का मैदान मिलेगा। कुछ विनिपेग है, थवास्का है, ग्रेट स्लेव है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, ग्रेट बियर है, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ झील हैं जो कि आपके कनाडा के झील है। सबसे पतली जनसंधि आपको यहाँ पे नेरेस स्ट्रेट मिलेगी, जो एल्समेरे आइलैंड, ये एल्समेरे आइलैंड क्या है, एल्समेरे आइलैंड है और ग्रीनलैंड को जोड़ती है। ओके, डेविस जलसंधि आपको मिलेगी जो बैफिन के सागर और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका जो प्रांत आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो प्रांत है ये आपका फ्लोरिडा प्रांत है और क्यूबा के बीच में आपको फ्लोरिडा जलसंधि यहाँ पे आपको दिखेगी। ओके, मैक्सिको की खाड़ी आपको यहाँ पे दिख रही है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नॉर्थ अमेरिका के पार्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए। मैंने तो बहुत बार मैं आपको पढ़ाया नॉर्थ अमेरिका, तो आपको तो ऐसा ही याद हो गया होगा। चलिए सवाल नंबर चलेंगे 26 की ओर। ये सामने मिलाना है, स्टेट ऑफ हार्मोज कहाँ पे है, बाबल मंदाब। बाबल मंदाब तो पता है, रेड सी आपको याद होना चाहिए। ओके, जस्ट आपका ऐसे मैप बनता है तो वहां पे जो ये है ये बाबल मंदाब है। ओके, स्टेट ऑफ सुंदा जो है आपका जावा सागर में ही होगा। स्टेट ऑफ मलक्का की अगर हम बात करें तो अंडमान में होगा। हार्मुज की बात करेंगे तो पर्सिया में होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। साफ आपके सामने है, ये सारे जलसंधि के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलते हैं सवाल नंबर 27 की ओर। लैंड लॉक हार्बर, भू अवध बंदरगाह कौन है? तो लैंड लॉक हार्बर की बात करेगा तो वो है विशाखापट्टनम, जो है एक लैंड लॉक हार्बर है। लैंड लॉक हार्बर, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, कह रहा है कि जो PIL जो इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, जो याचिका जो आपका है, लोकहित याचिका जो है, वो जो जारी किया गया इंडिया में भारतीय जुडिशियल सिस्टम में, वो किन चीफ जस्टिस के द्वारा किया गया? तो उनमें अगर हम बात करेंगे तो उनमें आपको PN भगवती का नाम आएगा। PN भगवती का नाम आएगा। इस बात को 28 नंबर सवाल का उत्तर हो जाएगा डी। बलवंत राय मेहता कमेटी की स्थापना कब हुई, में गठन कब हुई? बलवंत राय मेहता कमेटी ने थ्री टायर ऑफ जो पंचायती राज व्यवस्था जो है उसको दिया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसकी स्थापना, इसकी जो कमेटी बनी थी 1957 में बनी थी। बलवंत राय मेहता कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 16 जून 1957 को अपॉइंट किया गया। इसने रिपोर्ट 1957 में पेश किया। इस बात को देख पा रहे होंगे, मैं एक सेकंड में कलर चेंज कर दूं, ठीक है। ओके, और इसने पंचायती राज सिस्टम का फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार आप मानेंगे तो बलवंत राय मेहता कमेटी को ही आप मानते हैं। 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट परिषद जिला परिषद जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ओके, इस बात को ध्यान दीजिए, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। आपको पूरा बलवंत राय मेहता कमेटी का रिपोर्ट जो ये सारे हैं आपको समझ में आ जाएंगे। चलेंगे सवाल नंबर
30 की ओर। सवाल नंबर 30 क्या कहता है? ओके, सवाल नंबर 30 कह रहा है कि एक मार्केट है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बहुत सारे सेलर्स हैं एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। ओके, बट ईच सेलर सेल समवॉट डिफरेंशिएटेड बट क्लोज प्रोडक्ट। देखिए बात यहाँ पे यह है कि बहुत सारे बेचने वाले हैं बाजार में, लेकिन हर कोई जो बेचने वाले हैं वो थोड़ा अलग अलग प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, एक तरह के प्रोडक्ट नहीं है। ओके, मतलब ऐसे प्रोडक्ट है कि कह सकते हैं कि एक ही तरह के प्रोडक्ट है लेकिन एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग अलग तरह के उत्पाद हैं। तो बताइए इस तरह के मार्केट को क्या करेंगे? देखिए विशेष उत्पाद है, ठीक है, वहां पे केवल अगर हम बात करेंगे तो फोन बिक रहा है, मोबाइल बिक रहा है, क्योंकि इस मार्केट में केवल मोबाइल बेचने वाले हैं, लेकिन कोई अलग मोबाइल, कोई अलग मोबाइल, कोई अलग मोबाइल बेच रहे हैं। तो इस तरह के मार्केट को क्या बोलेंगे? इस तरह के मार्केट को बोलेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलेंगे क्योंकि एक तरह के उत्पाद हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। केवल मोबाइल के लिए ही यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है बेचने के लिए। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन मैंने क्या बोला था कि नंबर ऑफ बायर एंड नंबर ऑफ सेलर्स, डिफरेंट, मतलब बहुत तरह के खरीदने वाले हैं, बहुत तरह के बेचने वाले हैं, एक तरह के प्रोडक्ट है, किसी भी तरह का प्रोडक्ट के प्राइस को कोई सेट करने के, मतलब फिक्स करने के लिए किसी भी तरह का फर्म्स नहीं वहां पे हैं, एकदम सब कुछ फ्री है, देन दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। ओलिगोपोली मैंने बताया था, ओलिगोपोली जिसको बोलते हैं कि उस तरह के मार्केट को बोलते हैं कि जहां पे कुछ सेलर्स, बड़े बड़े सेलर्स, कुछ बड़े बड़े सेलर पूरे मार्केट के कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज ओलिगोपोली। ओके, तो इस बात है, इस सवाल का उत्तर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस होंगे। इस बात को, देयर लार्ज नंबर ऑफ सेलर ऑफ पार्टिकुलर प्रोडक्ट बट ईच सेलर सेल्स समवॉट डिफरेंस बट क्लोज प्रोडक्ट। मींस कि देखिए एक ही तरह के प्रोडक्ट बेचने वाले सब, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट तो बेचेंगे ही। ये होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सवाल नंबर 31 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, मैंने आपको पढ़ाया बजट में कि पूंजीगत व्यय क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होता है, मैंने सब कुछ पढ़ा है। तो जब भी कोई भी सरकार अपने एसेट का निर्माण करे, सरकार अपनी पूंजी का निर्माण करे, जैसे कहीं पे हॉस्पिटल बना दिया, कहीं पे कुछ बना दिया, उस तरह खर्चे को बोलते हैं पूंजीगत व्यय। क्योंकि पूंजी का निर्माण कर रही, एसेट का निर्माण कर रही, या सरकार अपनी कर्जा को खत्म करे, सरकार के पास जो भी लोन लिया है उस लोन को अगर सरकार चुकाए, तो उस तरह खर्चे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर से बोलते हैं। बट अगर मान लेते हैं कि सरकार जैसे सैलरी दे रही है, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रही है, ओके, मतलब तो उस तरह के जो खर्चे हैं, सरकार कोई भी शिक्षा क्षेत्र में काम कर रही है, कुछ ऐसा काम कर रही है, उस तरह के जो खर्चे हैं, टीचर को दे रही है, तो उस तरह के जो खर्चे हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मींस राजस्व खर्चे। तो यहाँ पे जब भी सरकार की जो लिएबिलिटीज हैं, ठीक है, सरकार की जो लिएबिलिटीज हैं वो अगर कम है और सरकार अपन एसेट का निर्माण करे, तो उस तरह के खर्चे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें आपका कौन है? तो रिपेमेंट ऑफ लोन, लोन को अगर सरकार पे करेगी, सरकार की जो एक जो देनदारी है वो घटेगी ना, तो रिपेमेंट ऑफ लोन इज द राइट आंसर। ओके, बाकी सारे आपके जो हैं वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। सवाल नंबर 32 क्या कहता है? जीएनपी और एनएनपी को हम घटा देंगे तो क्या निकलेगा? अभी जिसमें मैंने बताया ना कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर आप नेट नेशनल प्रोडक्ट को हटा देंगे भैया, हमेशा ग्रोथ में से नेट घटाएंगे तो हमारा जो निकलेगा वो निकलेगा रिकवरी, चाहे तो डिप्रिसिएशन, चाहे तो अवमूल्यन निकलेगा, डिप्रिसिएशन निकलेगा, चाहे तो आपका रिकवरी निकलेगा। ठीक है, आपका ग्रोथ सैलरी होता है। अब ग्रोथ सैलरी में से जो आपके पैसे कटते हैं, एनपीएस है, आपका पेंशन के लिए कटता है, जो भी चीजें हैं, तो जब उसको रिपेयरिंग घटाता है आपको क्या पैसा मिलता है? बोलते हैं कि आपका नेट पे, क्या वो नेट पे। तो ये हुआ ना कि आप जब ग्रोथ सैलरी में से आप नेट सैलरी घटाएंगे तो जो रिकवरीज हो रहे हैं, जो आपके डिप्रिसिएशन हो रहे हैं, जो कम रहे हैं, वो निकल जाएंगे। तो ये जीएनपी माइनस एनएनपी इज इक्वल टू डिप्रिसिएशन। ठीक है, डिप्रिसिएशन बोलते हैं, अवमूल्यन बोलते हैं, मूल्य ह्रास बोलते हैं। 33 नंबर सवाल कहता है कि काचिन्स की जो हिल है वो किस राज्य, भारत और किस कंट्री के बीच में है? देखिए काचिन की जो पहाड़ियां वो म्यांमार और इंडिया के बीच में अरान क्योमा, ठीक है, अरान क्योमा ये पहाड़ियां, ठीक है, और काचिन हिल्स ये सारे आपके म्यांमार में हैं। ओके, इस बात को आपको ध्यान रखना। तो म्यांमार इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 34 कह रहा है कि बिहार गवर्नमेंट सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से प्राप्त करती है? सॉरी, कहां से प्राप्त की? 1920 का डाटा। मतलब ये सवाल जब भी 1920 आपको दिखे ना, तो आपको ये से डरना नहीं है कि ये 1920 का करंट अफेयर पूछ दिया। 1920 मतलब आपको पूछ रहा था, मतलब आपका इकोनॉमिक सर्वे से सवाल है। तो इकोनॉमिक सर्वे तो मैंने आपको पढ़ाया पूरा अच्छे तरीके से।
तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 19-20 में सबसे ज्यादा बिहार सरकार का पैसा है वो कहां से आया, कर राजस्व से। ये तो सिंपल है, हमेशा जो सबसे ज्यादा पैसा बिहार सरकार को मिलेगी वो कहां से मिलेगी, कर राजस्व से। जो टैक्स का कलेक्शन है बिहार सरकार, और बिहार सरकार को जो मिलती है केंद्र से हिस्सा टैक्स वाला, जैसे जितने भी टैक्स होते हैं केंद्र सरकार वसूलती है उनमें राज्यों को हिस्सा मिलता है, ठीक है। तो राज्यों को जो हिस्सा आता है उसमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे बिहार सरकार जो पूरा बजट जो होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा तो हिस्सा जो होता है लगभग 70% वो टैक्स से ही हिस्सा होता है। मतलब कहने का टैक्स रेवेन्यू से। ग्रांट इन एड अलग से मिलता है, राज्यों को मिलता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब ऐसे ऐसे जैसे कि कुछ फाइन हो गया, कुछ अलग अलग चीजें बॉन्ड्स होंगे तो उनसे वो उनको बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। कंट्रीब्यूशन तो अलग चीज हो गया। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू इज द राइट आंसर, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू इज द राइट आंसर। देखिए आपको बता दो इस सवाल का उत्तर ए होगा, और मैं आपको बता दूं कि देखिए सबसे ज्यादा 18-19 की बात करें या 19-20 की बात कर ले, ओके, टैक्स रेवेन्यू से ही सबसे ज्यादा पैसा आती है सरकार को। टैक्स रेवेन्यू से 75% आई है, और इस बार भी जो आएगी वो 20-21 में या 21-22 में बात करेंगे, सारा टैक्स रेवेन्यू से ही सबसे ज्यादा पैसा आती है बिहार सरकार की। और अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करती है सोशल सेक्टर में, ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा, सामाजिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करती है बिहार सरकार। सामाजिक क्षेत्र के अंदर सब एजुकेशन, रोड, फोर्ड सब इसके अंदर ही आता है, ठीक है। तो सामाजिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करती है बिहार सरकार, और सबसे ज्यादा पैसा सरकार के पास आता है कर राजस्व से। रिसेंटली इन विच स्टेट खेलो इंडिया गेम्स 2022-23 हैज बीन अनाउंस। 2022-23 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम होगा, मतलब 5वां नंबर का जो गेम होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5th एडिशन जो होगा वो कहाँ होने वाली है। देखिए पहला हुआ था दिल्ली में, कहा हुआ था दिल्ली में हुआ था, कब 2018 में। फिर 19 में हुआ, कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में, मिस पुणे, ठीक है। अब 20 वाला कहाँ हुआ, तो 20 वाला आपका आसाम में हुआ, गुवाहाटी में, आपको पता होना चाहिए। और 21 वाला हो नहीं पाया, ओके, तो उसलिए 21 वाला होगा 22 में, कहाँ होगा, पंचकुला हरियाणा में, पंचकुला हरियाणा में। तो ये तो होगा। अब 22 और 23 में जो होगा 5वां जो एडिशन होगा वो मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में होगा। चलिए तो ठीक है। पहला देखिए, अब दिल्ली ऊपर से 3 का तो रिजल्ट आ चुका है क्योंकि चौथा तो हुआ नहीं, तीनों में दिल्ली तीसरा नंबर पे है, तीसरा नंबर पे। तो पहला नंबर पे कौन है, पहले बार हरियाणा ने मारी बाजी फर्स्ट पे, दूसरे में महाराष्ट्र ने बाजी मारी, और तीसरे में महाराष्ट्र ने बाजी मारी। अब बीच में आ गया महाराष्ट्र, बीच में आया हरियाणा, बीच में आ गया हरियाणा। यही 3 लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड में रह रहे हैं, समझ रहे बात को। तो इस बात को कि लास्ट में तीनों में दिल्ली 2 बार सेकंड कंटिन्यू 2 बार 19-20 में महाराष्ट्र ने जीता है, ओके, फर्स्ट पोजीशन पे। अभी सबका रिजल्ट बाकी है। ये खेलो इंडिया गेम 2022-23 की बात मैं कर रहा हूं, जो कि आपका होने वाला है एमपी में, समझ रहे बात को। अब हम चलेंगे आगे वाले सवालों पे, ठीक है। आगे का सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर 36 कह रहा है कि विच कंट्री होस्टेड G20। देखिए G20 का जितना भी 2021 में होगा वो सब कहाँ हुआ, इटली में होगा। G20 का कल्चर मिनिस्टर हो जाए, फॉरेन मिनिस्टर का हो जाए मीटिंग, कुछ का भी मीटिंग अगर G20 का होगा तो वो कहाँ होगा, इटली में होगा। कहाँ होगा, इटली में होगा। तो इटली इज द राइट आंसर। और इसमें जो भाग लेने वाली है वो ध्यान रखें, मीनाक्षी लेखी जो है, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जो है, उन्होंने इसमें भाग लिया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर ये हैं, और G20 कल्चर मिनिस्टर का जो मीटिंग हुआ था 30 जुलाई को, उसमें इन्होंने भाग लिया इटली में। इस बात को आपको याद रखना है, ओके। किसको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं पंकज कुमार सिंह। सीआरपीएफ का पूछेगा तो कुलदीप सिंह बताइएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का पूछेगा तो आपको राजीव चौधरी बताना है। एमए गणपति की बात करेगा तो एनएसजी का अगर पूछेगा डीजी तो आपका हो जाएगा एमए गणपति। ये सारे कुछ नए आपके अपॉइंटमेंट है जो आपको याद होने चाहिए। 37 नंबर सवाल का उत्तर तो ऐसे हो जाएगा पंकज कुमार सिंह, जो कि बीएसएफ के आपके डीजी है, डायरेक्टर जनरल हैं। 38 नंबर सवाल कहता है कि सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा के कौन बने हैं। देखिए राज्यसभा के सेक्रेटरी में देखिए राज्यसभा हो लोकसभा हो दोनों की एक सचिवालय होती है फॉर द एडवाइज, या कह सकते हैं फॉर द असिस्ट करने के लिए। बहुत कुछ काम है इनके, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में लोकसभा के लिए। तो जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा तो उसके जो अभी बने हैं वो बने हैं डॉक्टर रामाचार्युलू।
अगर वही लोकसभा का पूछेगा तो उत्पल कुमार सिंह होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 39 की ओर चलेंगे। 39 नंबर सवाल कह रहा है कि 2 मेडल्स जीतने वाली पहली महिला इन पैरा ओलंपिक। तो आपको पता होना चाहिए कि अवनी लखेरा इज द राइट आंसर। पहले गोल्ड जीतती है 10 मीटर में, 50 मीटर में ब्रॉन्ज जीतती है, तो अवनी लखेरा इज द राइट आंसर, जिन्होंने 2 मेडल्स जीता है इन द पैरा ओलंपिक गेम, फर्स्ट इंडियन वुमन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। 39 नंबर सवाल का उत्तर अवनी लखेरा हो जाएगा। सवाल नंबर 40 करेंगे। लास्ट सवाल आज का है, Who is the author of the book The Dream of Revolutions based on the biography of लोक नायक जयप्रकाश। इनका बुक का नाम है The Dream of Revolutions। ओके, क्रांति का स्वप्न जो भी बोल लीजिए। अब इस किताब को लिखे हैं किन्होंने, और ये जो बुक लिखा गया है वो लोक नायक जयप्रकाश नारायण के बायोग्राफी पे लिखा गया है, मीन्स उनके जीवनी पे आधारित है। इस बुक का भी हाल में नीतीश कुमार ने विमोचन किया है। तो ये जो बुक लिखा गया वो लिखा गया है सुजाता प्रसाद के द्वारा। एक बिमल प्रसाद भी इनसे जुड़े हैं कि उन्होंने स्टार्टिंग किया था बुक को, लेकिन बुक को कंप्लीट किया सुजाता प्रसाद ने। तो सुजाता प्रसाद इज द राइट आंसर इस सवाल का होगा। 40 नंबर सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा 14 क्वेश्चन सुबह हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हमारा कल का जो वीडियो आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, वो वीडियो जो हमारा आने वाला है वो आने वाला है साइंस का। क्या आएगा? जनरल साइंस लेक्चर नंबर 7 आएगा। ओके, तो इस तरह से वीडियो जल्दी ही हम लोग खत्म करेंगे। 45 डे सीरीज, बहुत बीच में हमारा गैप भी चला है, उसके लिए सॉरी, लेकिन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 45 डे सीरीज हम लोग कंप्लीट करेंगे और 45 सवाल कंप्लीट करेंगे। 60 वीडियो बहुत ही प्रीलिम्स के लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए धन्यवाद।